वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। हमारी डेट है 15 जुलाई। बीच में हमने 14 जुलाई के आर्टिकल्स को स्किप कर दिया था, तो अब हम जो है यहाँ पर 15 जुलाई को स्टार्ट करेंगे। जो 14 जुलाई के इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स थे वो मैंने यहीं पर ही 15 जुलाई में इंक्लूड कर दिए। ठीक है, आपको इन आर्टिकल्स की पीडीएफ चाहिए तो आप इन दिए गए नंबर्स पे कॉल करके आराम से पीडीएफ ले सकते हैं। अब है हमारे इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स। सबसे पहला है सीनियर सिटीजन्स की सेविंग्स की स्कीम, फिर है प्रोजेक्ट 75I, फिर है ई वे बिल, लो कार्बन सिटी, ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम और WTO के ऊपर। तो देखो भाई, सबसे पहला एक टॉपिक यहाँ पे चल रहा है कि जो सीनियर सिटीजन्स की सेविंग स्कीम है, मतलब जो वरिष्ठ नागरिक होते हैं उनकी जो बचत योजना होती है उसके ऊपर। असल में ये एक स्कीम यहाँ पे लगाई गई थी जो यहाँ पर 55 से 60 साल के वर्ष के आयु जो जितने भी लोग हैं और वो सेवानिवृत्त हैं, वो स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना या फिर सेवानिवृत्ति का विकल्प जो उन्होंने चुना हुआ है, तो उनको 60 साल के बाद से जो है ये योजना का बेनिफिट दिया जाएगा। 5 सालों तक ये मेच्योरिटी इसकी रहेगी और बाकी इसको जो है एक बार में 3 साल और भी आगे बढ़ा सकते। ठीक है, इसके अंदर वो अपना एक अकाउंट या फिर अपने जीवन साथी के साथ एक अकाउंट जो है वो ओपन अप कर सकते हैं, जिसमें उनको लमसम जो है मिनिमम 1,000 रुपए का डिपॉजिट और मैक्सिमम 30 लाख रुपए का डिपॉजिट कराना होगा। और इसके अंदर इसका जो अमाउंट होगा वो जो है क्वार्टरली पे किया जाएगा। 1 साल के बाद अगर आप इसको प्रीमेच्योर भी यहाँ पर अपना पैसा निकलवाना चाहते हैं तो वो भी निकाल सकते हैं, तो उसे हम कहते हैं डिपॉजिट स्कीम। और इसके अंदर यहाँ पर जो है पहली बारी में जितनी भी प्राप्तियां हुई है उसकी संख्या 176% से ज्यादा वृद्धि हुई है, मतलब कि काफी ज्यादा अमाउंट में बढ़ गई है। तो ये इस तरीके से एक जो पूरी जो है वो न्यूज थी ये वाली कि सेविंग स्कीम जो है उसमें आपका एज वगैरह पूछी जा सकती है और कितना कितना उसका, ये मतलब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट एक छोटा सा एक आर्टिकल था तो उसको भी याद रखना। अगला ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला तो 100% चांस है कि एग्जाम में बन भी सकता है क्वेश्चन। ये है प्रोजेक्ट 75। ठीक है, सभी लोग जानते हैं नेवी का प्रोजेक्ट है 75। अब इस प्रोजेक्ट 75 में जितनी भी यहाँ पर और सबमरीन्स बनाई जाएंगी, ये अब ये इंडिया की LNT कंपनी है जो लार्सन एंड टर्बो कंपनी, और स्पेन की एक कंपनी विवांतिया नवांतिया, इनको ये दे दिया गया है। प्रोजेक्ट 75 क्या है, जो हमारी नेवी होगी वो यहाँ पर 6 कन्वेंशनल सबमरीन्स जो होती हैं, जो पारंपरिक पनडुब्बियां होती हैं, उनको यहाँ पर जो है वो डेवलप करेगी और ये डीजल से चलेंगी सारी। और जितनी भी यहाँ पर सबमरीन्स होंगी उसमें ज्यादातर स्वदेशीकरण का इस्तेमाल किया जाएगा, मतलब कि आप जो है उसको इंडिजनाइजेशन, उसमें आप स्वदेशी चीजों का इस्तेमाल करेंगे। शुरुआत में 45% होगा, बाद तक बढ़ते बढ़ते 60% इसको बढ़ा दिया जाए, जिसका पूरा ऑब्जेक्टिव ही केवल यही है कि हम लोग प्रोजेक्ट 75 में नेवी को यहाँ पर जो है सबमरीन्स को तैयार करके दे, ताकि भारत के अंदर MSMEs जो होते हैं उनको भी फायदा मिले और जितने भी और सबमरीन्स हैं उनको भी यहाँ पर उनके पुर्जे, उनके उपकरण, उनकी प्रणाली का निर्माण यहाँ पे आसानी से किया जा सके। अगर मैं पनडुब्बियों के प्रकार देखूं यहाँ पर, तो अलग अलग प्रकार की होती है, जैसे पारंपरिक या डीजल की चलने वाली होती है, जिनको क्या चाहिए होता है, जिनको बैटरी चार्ज करने के लिए डीजल आपको सबमरीन में ही लगाना पड़ेगा और उसको चलाने के लिए आपको वायुमंडलीय ऑक्सीजन, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट। वही मैं बात करूं परमाणु पनडुब्बी, न्यूक्लियर सबमरीन की, ये परमाणु रिएक्टर द्वारा चलती है, लेकिन जरूरी नहीं है कि इसके अंदर परमाणु सशस्त्र लगा हुआ होगा। ठीक है भाई, तो ये 2 तरीके की होती हैं। अभी फिलहाल के लिए तो इंडिया के पास न्यूक्लियर पावर सबमरीन है। ठीक है, ये भी याद रखना, इंडिया के पास ऑलरेडी है ये। और उसके बाद यहाँ पर जो है नई नई जब से पनडुब्बियां आने लग गई हैं, उसकी वजह से जो जल है उसके पानी के अंदर जो है वो जल को कैसे हम आगे चलाएं, प्रोपल्शन कैसे दें,
इसको खोजने के लिए नई नई चीजों को निकाला जा रहा है कि भाई हम किस तरीके से इसको और ज्यादा इजी कर सके, जिसमें यहाँ पर क्या है कि भाई इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करो, मोटर बैटरी लगा करके वो बोट अपने आप बैटरी में जनरेट करे। तो ये सब चीजें कोशिश तो की जा रही है इन सिस्टम्स में, एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम कहते हैं इसको। जिससे क्या होता है कि कभी भी अगर मान लो बैटरी चेंज भी करनी पड़ती है या कुछ भी करना पड़ता है तो बहुत समय तक पानी में पनडुब्बी रह सकती है, बिना किसी हिले डुले आराम से वहां पे फ्लोट किए बिना आराम से वहां पे रह सकती है, ना फ्लोट करेगी ना सिंक करेगी। और साथ ही साथ ये जो पनडुब्बियां होती है इनका जो शोर होता है वो भी बहुत ज्यादा होता है, तो उसको भी रोका जा सकता है। जिससे क्या होता है कि दूसरा हमारा कोई दुश्मन देश है या कोई अटैक की सिचुएशन चल रही है तो वहां पर हमारी सबमरीन को लोकेट करना मुश्किल हो जाता है। समझे भाई? तो इस तरीके से ये एक सिस्टम है, याद रखिएगा। अब इसके स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है जिसमें प्रोजेक्ट 75 का एक सिस्टम है, जिसमें 18 डीजल से जुड़ी हुई 6 न्यूक्लियर पावर्ड, 4 न्यूक्लियर पावर्ड, ये सब कुछ इंडिया जो है तैयार कर रहा है। अब हम स्कॉर्पिन क्लास की तैयार कर रहे हैं, आईएनएस अरिहंत, हमारे पास आईएनएस चक्र है, रशिया से हम लोग लीज पे लेने वाले हैं आगे। तो ये सब कुछ हम लोग तैयार कर रहे हैं, बहुत सारी कंपनीज के साथ मिलकर के इसको तैयार किया जा रहा है। 2 इंडियन शिपयार्ड्स हैं मेन यहाँ पर इंडिया में, एलएनटी और एमडीएल। एमडीएल क्या है? मैग्जॉन डॉक लिमिटेड, मैग्जॉन, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा सबमरीन का सिस्टम है। सबमरीन से जुड़ा हुआ प्रोजेक्ट का नाम क्या है भाई? याद रख लेना, प्रोजेक्ट 75I। लिख लो इस चीज को नोट्स में अपने, प्रोजेक्ट 75I इस तरीके से, ठीक है। अगला आता है भाई ई वे बिल। ई वे बिल क्या है? केरल के वित्त मंत्री के एन बालगोपाल ने ये बोला है कि ई वे बिल जो है वो सोने के व्यापार में काफी चेंजेस लेके आएगा। ई वे बिल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक बिल, जिसमें 50,000 से अगर आप अधिक का कुछ भी सामान लेकर के जा रही हो तो आपको राज्य से दूसरे राज्य या अपने ही राज्य के अंदर अगर आप कुछ भी काम कर रही हो 50,000 से ऊपर तक का, तो आपको एक इलेक्ट्रॉनिक बिल चाहिए होगा। जिसमें क्या होता है, जिसमें आपकी जो भी सामान आ रहा है, कौन दे रहा है, किसको बेचा जा रहा है, और जो इसको चला रहा है गाड़ी को, उन सब की डिटेल्स दी होती है। और उसके अंदर जीएसटी का भी पूरा यहाँ पर बिल पता हुआ होता है। तो उससे होता क्या है, ई वे बिल पूरा एक जनरेट होता है जो कि आपको ये बताता है कि एक कोई भी एक वाहन है, वो वाहन कैसे दूसरी जगह पर अपना सामान लेके जा रहा है, उसमें क्या है जा रहा है, हर एक चीज की जानकारी उसके अंदर दी जाती है, ठीक है। और ये ई वे बिल जब पूरा जाना होता है उससे पहले ही शुरू हो जाता है, जीएसटी के तहत यहाँ पर इसमें पूरा पूरा चेक किया जाता है। और अगर मान लीजिए ये सब कोई भी कंसाइनमेंट जा रहा है, कोई भी यहाँ पर एक सामान जा रहा है और उसमें ई वे बिल नहीं होता है तो आपके ऊपर 10,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया जा सकता है, क्योंकि ऐसी गाड़ियों को बार बार रोका जाता है। और इन पे 50,000 से ऊपर वाले गुड्स पे जीएसटी लगेगा। ये जो है सरकार ने 1 अप्रैल 2018 से शुरू कर दिया था। और पहले तो ये बोला था कि अगर आप एक राज्य से दूसरे राज्य में जा रहे हैं 50,000 से ऊपर का सामान लेके तो लगेगा जीएसटी। पर बाद में उसके बाद फिर इसको कुछ टाइम बाद अगर राज्य के अंदर ही आप एक जगह से दूसरी जगह जा रही हैं, मतलब आप जैसे यूपी है, यूपी में ही एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर रही हैं, यूपी से बाहर नहीं जा रही, फिर भी अगर आप यूपी से ही यूपी में ट्रैवल कर रहे हो फिर भी आपको यहाँ पर जीएसटी 50,000 से ऊपर में पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से है, ये दूरी के ऊपर तय की जाती है। और एक दिन के लिए आप 100 किलोमीटर एक दिन में पूरा परिवहन के आधार पर आपको अपना वैध रहेगा आपका जीएसटी जो लगा हुआ है उसके, ठीक है। हाँ, लेकिन अगर आप कोई ऐसा सामान लेके जा रहे हैं जैसे कि मांस, मच्छी, दूध या दूध से बना हुआ कोई भी उत्पाद, फल या सब्जियां, ठीक है, तो ये सब नहीं होता इसके अंदर। गोल्ड है, चांदी है, रसोई गैस सिलेंडर, कच्चा रेशम, ऊन, हथकरघा, ये सब इसमें शामिल नहीं होता, ठीक है। बाकी सब पे लगता है। अब किस किस को यहाँ पर ई वे बिल देना होता है? ई वे बिल जो है वो पंजीकृत व्यक्ति वहां पर पूरा जो भी जहां से सामान बन के जा रहा है वो चेक करेगा कि भाई 50,000 रुपए का तक का बिल बन रहा है या नहीं, वो रजिस्टर्ड है वो चेक करेगा। और अगर कोई अनरजिस्टर्ड भी है ना सरकार के साथ तब भी, लेकिन वो पर्सन अनरजिस्टर्ड है लेकिन वो जिसको सामान भेज रहा है वो रजिस्टर्ड है, तो आपको पूरा ई वे बिल की सप्लाई देनी होगी, पूरा लिख करके देना होगा। और जो भी यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन, जो भी परिवाहक है जो सामान लेकर के जा रहा है उसको भी यहाँ पर पूरा एक बिल को जनरेट करवा के देना होगा। आप लोगों ने ये चीज बहुत कॉमनली सुनी भी हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? ई वे बिल, ये आप याद रखिएगा। तो इसमें लिखा है कि
ऐसा बोला है केरला के फाइनेंस मिनिस्टर ने कि अगर हम कभी भी ई वे बिल में चेंज लेकर के आते हैं, मान लो आगे चल के 50,000 की जगह कुछ और भी किया जाता है, तो उस समय जो है जो गोल्ड का ट्रेड होगा ना उसमें चेंज आएगा। तो देखो अभी इसमें क्या चेंज आता है, जो भी चेंज आएगा वो मैं आपको यहाँ पर आर्टिकल में कवर करूंगी जरूर। अगला आर्टिकल है लो कार्बन सिटी न्यून कार्बन शहर। मतलब कि अगर भारत की बहुत सारी सिटीज को हमें लो कार्बन पे चलाना है तो हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा। आपको भी पता है कि 2050 तक आते आते भारत की या फिर पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी जनसंख्या जो होगी वो शहरों में ही रहना शुरू कर देंगे। और उसी तरीके से जो शहर में लोग रहते हैं वो वायुमंडल में भारी मात्रा में जो है कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करते हैं। और ये कार्बन डाइऑक्साइड आगे ग्रीन हाउस गैसेस बनाता है। और हमारे यहाँ पर आप देख रहे हो गर्मी का प्रकोप क्या चल रहा है, मॉनसून का क्या प्रकोप चल रहा है, क्लाइमेट में क्या चेंज आ रहा है, वो इसी का कारण है। उससे क्या होता है, लोगों की जानें जाती हैं, बिल्डिंग्स का नुकसान होता है, संपत्ति, आजीविका, समाज कल्याण, सबका नुकसान होता है। तो अगर हम यहाँ पर एक नया सिस्टम तैयार करें लो कार्बन सिटी का, जो कि आगे बोला जा रहा है कि डीकार्बनाइज करेंगे। डी का मतलब क्या होता है, रिमूव कर देना, मतलब कार्बन उसमें से रिमूव कर देना। तो यहाँ पर ऐसी एनर्जी सोर्सेस को बनाना जिसकी वजह से ग्रीन हाउस गैसेस का जो स्तर है वो बहुत कम हो जाएगा। ठीक है, जो ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन होगा वो काफी निम्न स्तर पर होगा उसकी। तो ग्रीन हाउस गैसेस जो है यहाँ पर वो 20वीं सदी के मध्य से जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण रहे हैं। और इनकी वजह से यहाँ पर ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो यहाँ पर जीरो कार्बन करो, नेट जीरो करो, या फिर निम्न कार्बन करो, उसके लिए हमें बहुत जरूरी है कि हम बहुत सारे नए नए ऑप्शंस की तलाश करें। उसके लिए सबसे पहला क्या होता है, ऊर्जा प्रणाली संक्रमण। ऊर्जा प्रणाली संक्रमण में क्या होता है कि हम कार्बन डाइऑक्साइड जो है CO2 को 74% तक कम कर सकते हैं। स्वच्छ ऊर्जा चाहिए, प्रौद्योगिकी चाहिए, उसमें भी हमें कम करना पड़ेगा। और दोनों जगह से कम करना होगा, जो मांग जिस चीज की हो रही है, जहां पे आप उगा रहे हो चीजों को या फिर बेच रहे हो, और जहां पे आपूर्ति कर रहे हो, दोनों ही जगह पे इसको कम करना होगा। और इसके लिए सरकार लो कार्बन सिटीज के लिए बहुत नए नए प्रारूप को भी इस्तेमाल कर रही है। जैसे कि क्या होता है, जैसे आपने कुछ सामान बनाया, कोई भी एक ऐसे बड़ी सी एक जगह है वहां पर आपने सामान वामान बनाया और उस जगह से कार्बन डाइऑक्साइड निकला। अब उस कार्बन डाइऑक्साइड का भारत के अंदर एक ऐसी जगह ही नहीं है जहां पर उसको हम हटा सके या उसको वेस्ट को डंप कर सके। नहीं है भारत में उसकी टेक्नोलॉजीज, तो ये तो जरूरी है ना करना। तो अवशिष्ट उत्सर्जन जो होता है उसकी समस्या के समाधान के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को न्यूनीकरण जीरो करना जरूरी है। हमें इसके लिए जो है किसी सिस्टम तैयार करना होगा कि हम उसको डंप करें और वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एटमॉस्फेयर में रिलीज ना हो। समझे बात को। उसके बाद एक और सिस्टम बोला गया है कि हम लोग जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन, न्याय संगत ऊर्जा संक्रमण को भी स्टार्ट करने वाले। अब क्या है न्याय संगत संक्रमण, इसका मतलब होता है कि भाई जहां जहां पे जिस जिसकी एनर्जी की डिमांड है वो आप एनर्जी की डिमांड उस हिसाब से ही फुलफिल करो। एनर्जी की डिमांड जो है बहुत ज्यादा है भारत के अंदर, तो उसको जो है एनर्जी डिमांड को कैसे कंप्लीट किया जाए, जो हमारे अभी तक के मेथड चल रहे हैं उसको हटा करके कोयल के ऊपर स्विच करो, न्यूक्लियर एनर्जी पे स्विच करो, जो हमें आगे समस्या नहीं देने वाली। ठीक है, तो ये आप पढ़ लो ये वाला पॉइंट। तो कंक्लूजन यही इसमें कहता है कि लो कार्बन सिटीज में अगर आपको जाना है तो आपको सबसे पहले तो नई नई वॉइसेस और एक्सपीरियंसेस दे करके आगे समझाना पड़ेगा, नया नया दृष्टिकोण देने होंगे। तो ये वाला जो पूरा आर्टिकल है ना ये मेंस में बन सकता है क्वेश्चन। मेंस में ये आता है भाई इसके ऊपर कि इस प्रकार का सवाल कई बार बनता है कि लो कार्बन सिटी के लिए इंडिया क्या क्या स्टेप्स ले रहा है। तो मेंस में ये क्वेश्चन आते हैं तो आप इसका आंसर यूज कर सकते हो कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, सतत मूल्यांकन हमारे जो है उन सबसे जुड़े हुए हम कोई ना कोई नई नई टेक्नोलॉजी को यहाँ पर लेके आ रहे हैं। अगला है भाई ट्विन शीट बैलेंस की समस्या। ये अकाउंट्स में इस बार EPFO में भी इससे क्वेश्चन आया, पिछली बार भी आया था। तो ये एक ट्विन शीट बैलेंस होती है। और अभी हमारी फाइनेंस मिनिस्टर जो है उन्होंने ये बोला है कि ट्विन शीट बैलेंस की प्रॉब्लम अब सही हो गई है और जितने भी बैंक है अब वो और ज्यादा प्रॉफिटेबल, लाभकारी बन चुकी है।
देखो ट्विन शीट क्या होता है? ट्विन बैलेंस शीट का मतलब होता है दो बैलेंस शीट निकल के आ रही है, कंपनी और बैंक दोनों की यहाँ पर दो दो बैलेंस शीट आ रही है, मतलब कि बैलेंस शीट आपस में मैच नहीं हो रही है, या फिर जितनी भी कंपनीज हैं उनके पास इतना ज्यादा डेट हो गया है, नुकसान या ऋण इतना ज्यादा हो गया है कि वो अपने चीजों को चुका नहीं पा रही। ठीक है, उसे हम कहते हैं ट्विन बैलेंस शीट। तो कंपनीज जो है यहाँ पर, बाजार में जिन कंपनियों की प्रगति एकदम से बढ़ती है उनके साथ साथ देनदारियों का दायित्व भी उनके ऊपर आ जाता है, जो कि वो चुका नहीं पाते हैं, क्योंकि एकदम कंपनी एकदम बड़ी, अब उनके पास उतना पैसा नहीं है तो वो क्या लेंगे, लोन लेंगे, और आगे चल के वो लोन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, और वो आगे वो लोन को वापस नहीं दे पाते हैं, जिसकी वजह से जो बैलेंस शीट होती है हर चीज की वो खराब होने लग जाती है। तो ट्विन बैलेंस शीट बहुत ज्यादा समस्या हमें यहाँ पे दे रही है, और ये आज की नहीं बहुत पुरानी समस्या भारत में चल रही है, जिसके अंदर हमारा बहुत ज्यादा उनके ऊपर एक अत्यधिक ऋण आ जाता है, मतलब कि लोन की समस्या ज्यादा आ जाती है। ठीक है, और बैड लोन्स भी बहुत होते हैं, मतलब कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट कहते हैं ना इसको, गैर निष्पादित परिसंपत्तियां, एनपीए, ये बहुत ज्यादा हो गया है सर, बैंकों के पास ये बढ़ते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि कंपनियां जो अपना उन्होंने लोन लिया, जो उन्होंने उस पे इंटरेस्ट रेट पे करना था वो नहीं पे कर पाई, ना लोन पे कर पाई, ना उस पे इंटरेस्ट रेट, ना उसका ब्याज भुगतान कर पाई। तो उस वजह से क्या होता है, बैंक भी बहुत संकट में आने लग जाते हैं, क्योंकि बैंकों का पैसा तो वहीं पर गया हुआ है। तो ये नॉन परफॉर्मिंग असेट जो है, जो अपना पैसा चुका नहीं पा रही है, इनकी संख्या जो है आज के समय में बढ़ती जा रही है। ठीक है, और इस तरीके से जिन फर्म्स ने अपने ही यहीं पर ही जो है लोन लिया, और जब आरबीआई ने मुद्रास्फीति से बचने के लिए ब्याज की दर बढ़ा दी, तो यहाँ पर उनके पे ऊपर फिर और दिक्कत आने लग गई। उसके बाद उनके प्रोजेक्ट में बहुत जो है वो डिले हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, एनवायरमेंट और लैंड का जो सरकार की तरफ से क्लियरेंस होता है वो नहीं हो पाता। कभी उनको एनवायरमेंट टैक्स देना होता है, कभी लैंड क्लियरेंस टैक्स देना होता है, भूमि की मंजूरी लेने के लिए करना होता है, तो उसकी वजह से उनको बहुत उच्च लागत देनी पड़ती है, राजस्व कम होता है, वित्तीय लागत ज्यादा लग जाती है, तो उनकी उसकी वजह से क्या होता है, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते वो एनपीए में चले जाते हैं। तो इसी के लिए यहाँ पर आरबीआई की ये रिपोर्ट भी यही बात कहती है कि ट्विन बैलेंस शीट की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है, जो अब इसको ठीक होने को आसार दिख रहे हैं। तो सरकार ने यहाँ पर 4R की स्ट्रैटेजी अपनाई थी। क्या कहते हैं इसको? रिकैपिटलाइजिंग बैंक्स, रिसॉल्विंग देयर प्रॉब्लम्स, रिफॉर्मिंग देम, रिकॉग्नाइजिंग। समस्या के को पहचानना, बैंकों का पूंजीकरण करना, समस्याओं का समाधान करना, उनमें सुधार करना। तो ये 4R की स्ट्रैटेजी यहाँ पर अपनाई। बड़े बड़े ऋण की जानकारी बाकी बैंक को बोला कि आप हमसे शेयर करो आरबीआई से, ताकि हम लोग उन बैंक्स के ऊपर बात कर सके, और ऐसे जो भी कंपनी है जो दिवाला या जिनका दिवालियापन हो गया है, इंसॉल्वेंसी, बैंक्रप्सी, उनके लिए भी हम यहाँ पर नया नया कोई ना कोई समाधान निकाल। तो जितने भी बैड डेट है, जितने भी यहाँ पर बैड लोन है, उनकी क्षतिपूर्ति को हम यहाँ पे करना शुरू कर रहे हैं। तो इस तरीके से एनपीएस जितने भी होंगे उनको यहाँ पे सुलझाने के लिए नए नए डिसीजंस को लिया जा रहा है। तो अब ये चीज हो गई है कि हम लोग, हर कोई बैंक अपने हिसाब से डिसीजन लेता है और सॉल्व करने की कोशिश करता है। लेकिन अब सरकार ने क्या कर दिया, पहले तो ऐसे ही होता था कि अपने हिसाब से अपने सारे पैसों को निकलवाओ और एनपीएस को सॉल्व करो, लेकिन अब जो है एक सरकार ने एक सेंट्रलाइज्ड एजेंसी बना दी है, एक केंद्रीकृत एजेंसी बनाई है, जिसका नाम है पब्लिक सेक्टर असेट रिहैबिलिटेशन एजेंसी, सार्वजनिक क्षेत्र संपत्ति पुनर्वास एजेंसी, जिसमें आप एनपीए की प्रॉब्लम, ट्विन बैलेंस शीट की प्रॉब्लम, हर एक चीज को आराम से सॉल्व कर सकते हो। वहीं पर ही सारे के सारे जो बैड डेट होंगे, बैड लोन्स होंगे, उनकी प्रॉब्लम को सुलझाया जाएगा, वहीं पर ही सारी चीजों को सुलझाएंगे। जो भी एजेंसीज का आपस में समस्या चल रही है वो वहीं पर ही रह करके उन सारी समस्याओं को सुलझाने वाले हैं। बड़ी बड़ी कंपनी है, जितनी भी बड़े बड़े केसेस हैं, वो वहीं पर ही उसी समय इनको सुलझाया जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से एक सिस्टम बनाया गया है। वो एजेंसी सारा लोन्स का काम जो है वो देखना शुरू करेगी, और वो जो लोन नहीं सही दे पाए उनको आगे वो सेल करना शुरू करेगी। ठीक है भाई, तो इस तरीके से जो ये चीजें समस्या सुलझती जाएंगी, धीरे धीरे ऑपरेशन बढ़ते जाएंगे। ट्विन बैलेंस शीट इसको कहते हैं, जब दो दो बैलेंस शीट तैयार होती है, और जब एक कंपनी जो है अपना लोन नहीं चुका पाती, जिसकी वजह से एक नई बैलेंस शीट का तैयार होना शुरू हो जाता है, पेमेंट डिले हो जाती है। 90 दिनों से ज्यादा अगर आप डिले कर देते हो तो उसको एनपीए में आप काउंट करना
शुरू कर देती हूँ। ठीक है भाई, चलो लास्ट बढ़ते हैं। WTO जानते हैं सभी लोग, WTO 1 जनवरी 1995 में बनी थी, भारत उसका मेंबर है। तो यहाँ पर जो भी WTO के विवाद निपटन प्रणाली है उसको दोबारा से ठीक करने की कोशिश की जा रही है। जून 2022 से शुरू किया गया है ये WTO का पूरा सिस्टम, जिसमें डिस्प्यूट सेटलमेंट होता है ना, जो जो WTO जिसके हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। तो WTO जितना पूरा यहाँ पर अपना सिस्टम है वो तैयार कर रही है। अब ये बोला जा रहा है कि भाई 2019 से WTO का जो भी यहाँ पर विवाद निपटान का समस्या है कि दो देशों में ट्रेड कैसे हो रहा है, वो एक पंगु बनी है। पंगु मतलब पैरालाइज्ड हो गई है, इसका कोई भी समाधान आया नहीं। अगर मैं फिलहाल WTO की बात करूं तो WTO जो है सबसे पहले एग्जिस्ट करता था गैट, GATT, जनरल अग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, टैरिफ और व्यापार पर सामान्य समझौता। पहले ये था 1948 में। लेकिन ये 1948 वाला जो ये गैट था ये उतना अच्छे से काम कर नहीं पा रहा था। क्यों? क्योंकि ये एक एक इसको सेक्रेटरीट नहीं बनाया गया था, इसका कोई एक सिस्टम तैयार नहीं किया गया था। पर आज के समय में WTO बना दिया गया है, विश्व व्यापार संगठन, जो कि जनवरी 1995 से चलता आ रहा है माराकेश ट्रीटी के अकॉर्डिंग, जिसमें सारा डिस्प्यूट भी सेटल किया जाएगा। जब जब पता है GATT और WTO में फर्क क्या है? गैट का कोई एक परमानेंट सेक्रेटरीट नहीं था, हेडक्वार्टर नहीं था, कोई अग्रीमेंट था ये तो सिर्फ, और इसको हर कंट्री मानती भी नहीं थी। जबकि WTO आया है तो उसका एक पूरा ऑर्गेनाइजेशन है, इसके हेडक्वार्टर है, इसका डिस्प्यूट सेटलमेंट की एक बॉडी है जहाँ पे सारे विवादों को निपटान किया जाता है। तो इसमें सारी चीजें आती है, इसमें सेवा, बौद्धिक संपदा, व्यापार, हर एक चीज को इंक्लूड किया गया है। और ये बाध्यकारी संस्था है और इसकी कार्यप्रणाली सामान्य सहमति पर ही होती है। तो जो WTO ने कह दिया मानना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि WTO ने कह दिया और माने बिना काम चल रहा है। ठीक है, ये जेनेवा में है, स्विट्जरलैंड के अंदर। ये पूरे वर्ल्ड का $23 बिलियन का ट्रेड जो है आज के समय में देख रहा है। पूरे वर्ल्ड का 98% का ट्रेड यही देखता है। और ये जो है टैरिफ, जो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में गुड्स जाती है उसके ऊपर ड्यूटी टैक्सेस को पूरा चेक करता है, और कोई भी समस्या आने पर उसको सुलझाता भी है। जरूरत भी है इसकी बहुत ज्यादा। ठीक है, तो अभी जो है GDP में ट्रेड बहुत बड़ा, आपको पता ही है कि काफी बड़ा एक हमें जॉब बन देना या सारा काम करने में बहुत मदद करता है। ट्रांसपेरेंसी इसी की वजह से आती है। छोटे छोटे जितने भी ग्रुप्स हैं, फिशरमैन, वुमेन, स्मॉल फर्म, फार्मर्स, छोटी कंपनियां, महिला, किसान, मछुआरे, सबके लिए कोई ना कोई अवसर कोई उत्पन्न करने में हमारी मदद करता है। अगर मैं बात करूं कि WTO के साथ हमारी प्रॉब्लम्स क्या है, तो देखो बहुपक्षीय या बहुपक्षीय समझौते होते हैं, बहुत सारे समझौते किए जा रहे हैं मेंबर कंट्रीज के बीच में। और वो क्या होता है कि मेंबर कंट्रीज पूरी तरीके से उसको लेकर के नहीं आ पाती। अब क्या होता है कि 190 कंट्रीज के बीच में एक समझौता किया गया। अब 190 कंट्रीज तो भाई डेवलप्ड नहीं है ना, वो विकासशील है, कोई कोई विकसित है। तो हर कोई तो उसकी बातों को नहीं मान सकता। तो ये समस्या आ जाती है कि हर कोई जब बात नहीं मान पाता तो सारा का सारा जो लोड होता है ना, वो जो थोड़ी सी ज्यादा रिच कंट्री है उस पर पड़ जाता है। तो ये एक समस्या बहुत आती है मल्टीलैटरल अग्रीमेंट्स। ठीक है, बहुपक्षीय समझौते। वही बहुपार्श्वीय समझौते प्लूरलीलेटरल, जिसके अंदर WTO की मेंबर कंट्री वॉलंटरली अग्रीमेंट साइन करती है, स्वैच्छिक रूप से अपनाती है। जैसे कि कोई नागरिक विमान के ऊपर हो गया, सरकारी खरीद के ऊपर हो गया, ठीक है, डेयरी के उत्पाद हो गया, इन सब के ऊपर। तो ये सब जो अग्रीमेंट्स है ना, वो होते हैं इस तरीके से। दो मुद्दे यहाँ पर देखने को मिलते हैं, पढ़ेंगे यहाँ पर भी आप लोग। बहुपार्श्वीय या बहुपक्षीय समझौते, जो बहुपक्षीय मल्टीलैटरल होते हैं, वो गरीब और विकासशील देशों की सबकी जरूरतों को देखते हुए काम करते हैं। जब पूरा काम देखते हैं तो इसमें क्या होता है कि भाई सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे विकसित और विकासशील देशों के बीच में आती है, उसके बीच में बहस छिड़ जाती है। ठीक है, वही यहाँ पर निष्क्रिय विवाद और निपटान निकाय, डिफंक्ट डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी यहाँ पर बनाई गई है, जो कि WTO को सारा सेटलमेंट को चेक करते हैं, जिसमें आज के समय में 7 मेंबर्स हैं। जितनी भी मेंबर कंट्रीज हैं वो आपस में इसको करीब, इसके अंदर 150 मेंबर कंट्रीज हैं, वो 150 मेंबर कंट्रीज आपस में समझौते के तहत उसको तय करती हैं, जिसमें 3 जजेस होते हैं। ठीक है, उसके बाद चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर, परिवर्तनशील वैश्विक व्यवस्था की बात हो रही है, क्योंकि यहाँ पर
WTO जैसी चीजें हैं वो सबसे ज्यादा वेस्ट को फेवर करती है, लेकिन जो इंडिया और चाइना जैसी कंट्रीज हैं वो यहाँ पर समस्या झेलती हैं, क्योंकि वेस्ट यूरोप हो गया, अमेरिका हो गया, उनको फेवर किया जाता है। वही अगर यूएसए और चाइना के बीच में कोई डिस्प्यूट होता है तो यहाँ पर यूएसए को प्रेफरेंस दी जाती है। तो अब चाइना और इंडिया भी तो यहाँ पर उभर के आ रहे हैं, तो उनको भी यहाँ पर सुधारने की जरूरत है इनके स्ट्रक्चर को। प्रक्रिया में बहुत खामियां हैं, लूपहोल बहुत ज्यादा हैं, बहुत सारे ऐसे समझौते हैं जो भेदभाव के तहत पे चलते हैं। ठीक है, डोमेस्टिक सब्सिडी के ऊपर हो गया, डिसीजन मेकिंग हो गया, वो सही ना होने की वजह से प्रॉब्लम देखने को मिलती है। अब एक ट्रिप्स अग्रीमेंट था। ट्रिप्स क्या अग्रीमेंट है? ट्रीटी ऑन राइट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के जो राइट्स होते हैं, पेटेंट की बात जो होती है, उसमें आज भी ये चीजें प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, क्योंकि उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम आ रही है। और हर कंट्री ट्रिप्स को, आईपीआर के जो बौद्धिक संपदा के जो अधिकार होते हैं उसको नहीं मानती है। ठीक है, इंडिया ने साइन किया हुआ है ट्रिप्स को 1999 में। इसी के तहत हम लोग जीआई टैग्स जो होते हैं, भौगोलिक संकेतक, वो भी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है भाई, तो इस तरीके से हम लोगों को क्या करना चाहिए, मतलब आपको क्या लगता है कि सोल्यूशन क्या हो? तो भाई एक मेरा ऐसे ही सोल्यूशन मैं बताऊंगी कि जो सेम सेम लेवल की कंट्रीज है, जिनकी सोच सेम है, अब हर कंट्री की सोच तो सेम हो नहीं सकती, अब जो समान विचारधारा वाला देश है ना, उनको एक साथ पे चर्चा रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप किसी भी देश को आगे इंक्लूड कर रहे हो, भाई जिनकी समान विचारधारा है ऐसे ही देशों को एक साथ करके बहुपक्षीय वार्ता को यहाँ पर अंजाम दिया जाए। और सेवाएं जो भी कर रही हैं वो 2/3 जो है वो देखें, यहाँ पर पॉलिसीज बनाए, गुड्स के लिए पॉलिसीज बनाए, तो सारी पॉलिसीज इसी तरीके से तैयार करने की जरूरत है। और हर एक के लिए अलग अलग, एग्रीकल्चर के लिए अलग एग्रीमेंट होना चाहिए, परामर्श की एक अलग समिति होनी चाहिए, सामूहिक समझौता की वार्ता अलग होनी चाहिए। और कभी भी यहाँ पर माइंडसेट चेंज होता है, मानसिकता में किसी की भी चेंज आती है, तो यहाँ पर मानसिकता की चेंज को में सिर्फ हर जगह पे यूएसए और ईयू का ही यहाँ पर रोल नहीं होना चाहिए। WTO को खुली प्रणाली अपनानी चाहिए, केवल एक ही प्रणाली को अपना करके आगे नहीं बढ़ना चाहिए। समझे बात को? चलो भाई, आज के हमारे क्वेश्चंस को देख लेते हैं। फोस्फीन, फॉस्फीन कहते हैं इसको, जो कि प्राकृतिक रूप से एक बैक्टीरिया है, लो ऑक्सीजन एनवायरनमेंट में पनपता है, अपने आप पनपता है ये। और इसको हम कई बार हाइड्रोजन फॉस्फाइड भी कह देते हैं। ठीक है, तो फॉस्फीन के बारे में ये सारी जो है कथन एकदम सही है। ये एक रंगहीन ज्वलनशील जहरीली गैस होती है, जो लहसुन से भी जैसे लहसुन की स्मेल थोड़ी सी अजीब होती है ना, उसी प्रकार से इसकी भी स्मेल आती है। जो कि फोस्फीन के लिए आपको जीवाणु खनिज जो होंगे उनका फॉस्फेट लेकर के उनको हाइड्रोजन ऐड किया जाता है, जिसकी वजह से ये अपने आप फॉस्फीन की डेवलपमेंट, जहां पे ऑक्सीजन कम होती है वहां पर ये बैक्टीरिया जो है अपने आप नेचुरली डेवलप होता है। तो याद रखिएगा, एक बैक्टीरिया है और ये गैस बनाता है आगे चल के, जब इसको हाइड्रोजन से मिक्स कर देते हैं तो सारे कथन ठीक है। फोस्फीन के बारे में आप अलग से नोट्स में अपना फोस्फीन लिखो और ये सारे पॉइंट्स को नोट कर डालो एक साथ। वीडियो को पॉज करो, नोट करो। जिन जिन स्टूडेंट्स को यहाँ पर पीडीएफ की समस्या होती है उनके लिए सामने लिखा तो हुआ है, तसल्ली से स्क्रीनशॉट ले लो इसका, नोट कर लो आराम से। वीडियो तो वहीं पड़ी है, वीडियो तो कोई नहीं हटा रहा, वीडियो वहीं पर ही है, आप आराम से नोट करो, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है ना। अगला है एक डिजीज जिसका नाम है ब्रूसेलोकस डिजीज। ये ब्रूसेलोकस डिजीज जो है वो एनिमल से लोगों में जाता है, जानवरों से मानवों तक फैलता है, जो कि हमारे जितने भी मवेशी, सुअर, बकरी, भेड़, डॉग्स, इन सब में होता है और उससे ही फिर इंसानों में फैलता है। उसे हम कहते हैं ब्रूसेलोकस डिजीज। ठीक है भाई, ब्रूसेलियोसिस या ब्रुकुलोसिस डिजीज के नाम से इसको जाना जाता है। बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है जो मवेशियों में पनपता है। तो इस प्रकार से आपका ये सारा जो है, एक याद रखिएगा, ये पूरे आपके आर्टिकल्स थे, इन पूरे को लर्न करना है जितना भी लिखवाया है। ज्यादातर जो है आज उतने ज्यादा मतलब समझने वाली चीजें ज्यादा थी, लिखने वाला आज कम था। बट फिर भी जो आपको लगा हो कि आपको लिखना है, आपको नहीं पता है, वो आप इसमें से लिख सकते हो और लर्न कर लेना। ठीक है, बाकी मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।